हेलो, वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की जो साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम प्रेप अल्फा है और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो पेज नंबर 4 पे ये दिया हुआ है, वहीं की ये कटिंग लगाई हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। मतलब हमें बताना है कि ये जो दिए हुए हैं इतने सारे, उनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ वो होते हैं जो जिनमें द्रव्यमान होता है वो कुछ जगह घेरते हैं, ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा था। तो कुर्सी कुर्सी में का द्रव्यमान होता है और जगह भी घेरती, ये है पदार्थ। वायु वायु में भी द्रव्यमान होता है, ये पदार्थ है। स्नेह है, ये भावनात्मक चीज है, इसका कोई द्रव्यमान वगैरह नहीं होता तो ये पदार्थ नहीं होगी। गंध गंध का भी पदार्थ नहीं होगा। घृणा घृणा भी एक भावना है, ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, हाँ बादाम का भी द्रव्यमान होता है, ये पदार्थ है। विचार विचार का भी कोई द्रव्यमान और न तो वो स्थान घेरते हैं ना उसका द्रव्यमान होता, तो ये भी पदार्थ नहीं है। शीत, शीत भी पदार्थ नहीं है। नींबू पानी ये पदार्थ है और इत्र की सुगंध ये भी पदार्थ नहीं है। तो कितने हो गए? 1 नंबर कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी, इसमें से जितने दिए हुए हैं 4 पदार्थ हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। जैसे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे किचन में भी खाना बन रहा होता है, तो जब गैस में चढ़ा होता है खाना तो बहुत दूर से ही पता चल जाता है, कमरे में बैठे हुए भी, कि हाँ क्या बन रहा है। तो वही वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो जो गर्म खाने में निकलने वाली गैस है, उनके जो अंदर कण हैं, उन कणों की गति बढ़ जाती है। जब कणों की गति बढ़ जाती है तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे उनका विसरण यानी कि ये बहाव जल्दी जल्दी हो पाता है। तो वो जल्दी ये बहुत दूरी तय कर लेते हैं और दूर तक पहुंच जाते हैं कम समय में। जबकि ठंडे खाने में तापमान तो कम होता है, तापमान कम होगा तो उनके जो निकलने वाली गैस है तो उनके कणों की गति कम होगी और गतिज ऊर्जा भी कम होगी, जिससे विसरण उसका धीमे धीमे होगा। इसीलिए जो गर्म खाना है उसकी महक यानी कि गंध दूर तक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, ये इसका कारण हो गया। अब ये तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो पानी क्या है? पानी पदार्थ का द्रव अवस्था है, तो इससे मेनली 2 गुण प्रेक्षित होते हैं। सबसे पहला है, पानी के कणों की जो बीच में दूरी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो दूरी होती है तो काफी खाली जगह है, तो यहाँ वहां जाने की जगह है। और दूसरा है कि जल के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये दोनों पॉइंट, कि आपस में कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है तो उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसीलिए पानी काट पाता है। अब चौथा प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो मुख्यतः इसकी 4 विशेषताएं होती हैं या गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण यहाँ वहां घूमते रहते हैं, यहाँ निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये एक बिंदी से भी छोटे होते हैं। अब ये जो हमने इतना बताया है ये सब लिखा भी है, वही लिखा है यहाँ पर कि कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो अगर आपको नोट्स आप आगे पढ़ना और रिवीजन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दूसरे प्रश्न का इसमें दिया हुआ है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास
पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। इसीलिए गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है और वो जो गर्म खाने की महक है जल्दी पहुंच जाती है। ये है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, तो इसका भी वही उत्तर है जो भी बताया था कि खाली जगह पर्याप्त होती है कणों के बीच में और कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। और ये चौथा पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसके विचार पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। 4 मुख्यतः विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर जो 6 पे दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये तो पहली बात, तो घनत्व क्या होता है उसकी परिभाषा दी हुई है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब पूछा है कि ये जो इन्होंने वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा दिए हैं, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनको क्रम में ऐसे व्यवस्थित होगी, जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा और आयतन कम होगा उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखते हैं ये ऑर्डर, ये लोहा, लोहा का सबसे ज्यादा है, उसके बाद चौक का, फिर शहद का, फिर जल का, फिर रुई का, फिर चिमनी का धुआं, फिर वायु। यहाँ पे ये निशान लगा देते हैं, चौक के बाद शहद, जल, रुई, चिमनी का धुआं, ऐसे है ये। और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्था, ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारणी में, ये देखिए, सबसे पहले आकार के बारे में चर्चा करते हैं। जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है और जो विमाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो स्पष्ट होती हैं। जो द्रव होता है तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस का भी यही है कि कोई निश्चित आकार और विमा नहीं होती। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ले लेते हैं। दृढ़ता या फिर सरलता, यानी कि कितने कठोर है। ठोस, ठोस ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, बहते नहीं। ये अगर एक जगह पे रख दिया गया, जैसे किताब कहीं पे रखी है, वो अपने आप से बह के नहीं जाएगी। ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं, बह सकते हैं, बहाव की प्रकृति इनमें होती है। जैसे पानी की बूंद है, कहीं भी गिर जाती है तो बह जाती है। और गैस, गैस भी बह सकते हैं, धुआं है, देखा ही होगा यहाँ वहां कितनी जल्दी बह जाता है। और कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तभी इनकी कणों की जगह पास पास होती है। देखो 5वें पॉइंट में यही लिखा है। आइए पहले इसको देखते हैं, चौथे पॉइंट को। तो कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम है ठोस में, और ठोस से थोड़ा कम है द्रव में, और गैस में और कम है, ठोस और द्रव दोनों से कम, सबसे कम कह सकते हैं। और अब कणों की स्थिति, तो ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव होता है तो कणों के बीच की दूरी ठोस से तो ज्यादा होती है, लेकिन गैस के मुकाबले कम होती है, और गैस में सबसे अधिक होती है। इसलिए इनके बीच में जो खाली जगह है वो बहुत ज्यादा होती है। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, कितना दबाया जा सकता है वो बात हो रही है। तो ठोस के जो कण इतने पास पास होते हैं ना, उनमें जगह है ना कुछ, तो उनको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए नगर ने लिखा है। अब द्रव को दबाया जा सकता है लेकिन कम दबाया जा सकता है, इसलिए कम संपीड्यता ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए थोड़ा लिखा है उन्होंने। अब गैस, अत्यधिक संपीड़न, यानी कि इसके जो कण है बहुत दूर दूर है, तो इनको बहुत दबा सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। अब विसरण, विसरण यानी कि बह कितना सकता है, तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता, नहीं बहता। जबकि द्रव, द्रवों में
ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है। द्रव के अंदर ठोस और गैस जा सकते हैं और गैसों का अन्य गैसों के साथ मिश्रण तीव्रता के साथ हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इन सब के बारे में परिभाषा लिखना है, थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। तो आइए देखते हैं। दृढ़ता, सबसे पहले दृढ़ता के बारे में देखते हैं। दृढ़ता क्या है? पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। मतलब ये पदार्थ का ऐसा गुण कि वो कितना विरोध करता है कि मुझे अगर मैं गोल हूं तो मैं गोल में ही रहूं, मुझे अपना यहाँ वहां दूसरा आकार नहीं बनाना है, तो इसी को दृढ़ता बोलते हैं। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। तो जो ठोस होता है उसमें कण बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में खाली जगह होती नहीं है, तो इसीलिए वो यहाँ वहां अपना मूवमेंट कर नहीं पाते हैं। तो जैसे जिस आकार में रहता है ठोस उसी आकार में रहता है, क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन द्रव और गैस में ऐसा नहीं है। द्रव और गैस में कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है, तो वो अपना जो आकार है वो बदल लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो दृढ़ नहीं है। अब संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव या बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। वही है कि हम कितना दबा सकते हैं, ये दबाने से ये पदार्थ के कण है वो पास पास आ, जब जगह होगी तभी तो पास पास आ पाएंगे, जब जगह होगी ही नहीं तो पास पास आ कैसे पाएंगे। इसीलिए जो द्रव है और गैस है वो संपीड्य होते हैं, लेकिन गैसें गैसें सबसे ज्यादा संपीडित की जा सकती हैं, लेकिन जो ठोस होते हैं ठोस नहीं संपीडित की जा सकते। संपीडितता इनकी नगण्य होती है और इसीलिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित भी होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। आइए अब अगला। अब तरलता के बारे में देखते हैं। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं, मतलब कितना बहाव हो सकता है उसको, इसी को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, ठोस नहीं बहते। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। तो वही घूम फिर के दो ही चीजों पे बात आती है कि जो पदार्थ के कण हैं वो उनके बीच आकर्षण बल कितना है, और आकर्षण बल जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से उनके बीच की दूरी होगी, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो जो ठोस है तो वो बिल्कुल नहीं बहते, यानी कि उनमें तरलता नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके कणों के बीच में इतना आकर्षण बल होता है कि वो यहाँ वहां जाना ही नहीं चाहते, जिस जिस जगह पे है वहीं पे बैठे रहना चाहते हैं। द्रव और गैस में ऐसा नहीं है। द्रव में कम है तरलता, और गैस में और ज्यादा दूर दूर है, ना कोई आकर्षण बल है ना कुछ, बहुत ही कम आकर्षण बल है जिसे हम नकार तक सकते हैं बहुत सी गैसों में। तो इसीलिए उनकी तरलता बहुत अधिक है, मतलब बहाव की प्रकृति। इसीलिए तो जमीन का धुआं आसमान में बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, वही सब कारण है। अब ये बर्तन में गैस का भरना। अब किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कारण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा व नगण्य अंतराण्विक बल, यानी कि वही है आकर्षण बल, जो बीच में लगने वाला, कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, उसी के बारे में बात हो रही है, इसकी वजह से होता है। तो वही है कि कणों के बीच में जो गैस के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल तो है नहीं है ज्यादा, तो और उनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत ज्यादा है, तो वो हर दिशा में फैल जाते हैं चल चल के, इसीलिए बर्तन में गैस भर जाती है। आकार। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, तो केवल ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार
निश्चित नहीं होता है या अनिश्चित होता है। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। पदार्थ के कणों की गति की वजह से जो ऊर्जा आई उसे गतिज ऊर्जा कहा। अब गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि गति बहुत करते हैं। गैसों में जो कण होते हैं उनकी गति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी जो ऊर्जा भी है गतिज ऊर्जा वो भी सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। गैस के बारे में बताया है। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये ठोस के जो कण है वो यहाँ वहां जाते ही नहीं। जब गति नहीं करेंगे तो न्यूनतम गतिज ऊर्जा तो होगी ही। अब घनत्व के बारे में देखते हैं कि घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये मतलब ये है कि द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है घनत्व। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठोस में द्रव्यमान ज्यादा होता है, द्रव्यमान के मुकाबले आयतन उसका कम होता है, इसीलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है। जबकि गैस में गैस का आयतन यहाँ वहां फैल सकती है ना गैस, तो उसका आयतन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा आयतन हो जाता है, द्रव्यमान तो कम ही है एक निश्चित गैस के लिए, तो इसीलिए गैस का घनत्व कम होता है। ये ठोस द्रव गैस के तीनों का कंपैरिजन के हिसाब से बताया गया है कि ठोस का सबसे ज्यादा है और द्रव का इन दोनों के बीच में, गैस का सबसे कम घनत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कारण बताना है हमें। तो जैसे कि गैस पूरी तरीके से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते सक्षम होता है, तो इसका भी वही कारण है कि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है और उनके बीच का आकर्षण बल कम होता है, तो वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरीके से भर देती है। अब दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखते हैं इसका क्या कारण है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और तेज भी होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब टकराते हैं जो कण बर्तन में, अब इतनी ज्यादा वो गति ही करते हैं, तेज होती है गति गैस में, गैस के कणों की गति तेज होती है तो वो दीवार पर और आपस में भी टकराते हैं। तो दीवार पर टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, तो इसकी वजह से दबाव पड़ता है, बल लगता है, इसीलिए गैस जो है बर्तन की दीवारों पे दबाव डालती। तीसरा क्या पूछा है? तीसरा है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों कहलाती है? अब ठोस उसे कहेंगे जो ठोस के जो गुण धर्म है उनके ऊपर खरा उतरेगी, उन्हें ही कहेंगे ठोस। तो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है। ठोस में दृढ़ता होती है, हमने पढ़ा है उसकी विशेषता में, और जिसका आकार और आयतन भी निश्चित है। लकड़ी की मेज का आकार आयतन निश्चित है, ठोस का भी आकार आयतन निश्चित होता है, इसलिए चलो ये भी पैरामीटर इसने पास कर लिया। अब इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं है। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस है। तो लकड़ी की मेज के जो गुण हैं वो ठोस पदार्थ के जो भी गुण धर्म उससे मेल खाते हैं, इसलिए हमने कहा कि लकड़ी की मेज ठोस होती है, इसलिए कहा जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो वही बात है कि हम जैसे अगर ईंट वगैरह रखी है तो उसमें ऐसे ही अगर नॉर्मल कोई इंसान हाथ चलाएगा तो उसको हाथ में चोट लग जाएगी, लेकिन हवा में तो हम यहाँ वहाँ हाथ पटका ही सकते हैं, नहीं चोट लगती है। तो उसका कारण क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। तो जो गैस है, गैस के बीच में जो आकर्षण बल है उनके कणों के बीच में,
तो उनको तोड़ने के लिए हमें कम बल देना पड़ता है, तो वो जो हम ऐसे ही नॉर्मल हाथ हिलाते हैं चल जाता है काम, लेकिन जो ठोस के बीच में आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है। उसको तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे बिना कराटे में दच्छे हुए काम नहीं चलेगा। अब चौथा क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं। तो बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक स्थान रह जाते हैं। दिखाएं ये देखिए, ये है बर्फ, आइस। यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, कितनी सारी खाली जगह। और ये है पानी, द्रव वाला पानी, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। दोनों को अगर हम मिलाएं, कंपेयर करें, तो इसमें कम खाली जगह, इसमें बहुत ज्यादा खाली जगह है, इतनी सारी है, तो बर्फ है। अब आगे क्या लिखा है, अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं, मतलब द्रव पानी की बात कर रहा है। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है। बर्फ के बारे में कह रहा था, तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर आयतन हम बढ़ाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये ऐसी संरचना, केज लाइक संरचना यानी पिंजरे जैसी संरचना की वजह से इतना आयतन हो जाता है बर्फ का कि जो द्रव जल है वो उसके घनत्व से भी कम हो जाता है। अब जिसका घनत्व कम होगा और वो ज्यादा घनत्व वाली चीज के ऊपर तैरने लगती है। जैसे अब जल का घनत्व है तो ऊपर तैर, जैसे तेल होता है, तेल का घनत्व ज्यादा होता है पानी के मुकाबले, इसीलिए जो पानी अब डालते हैं वो पानी ऊपर तैरने लगता है। ये घनत्व के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी चीज किसके ऊपर तैरेगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे बैठी रहेगी, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगी। हम पत्थर डालते हैं तो पत्थर का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में नीचे बैठ जाता है, वही है। अब ये पृष्ठ संख्या 9 पे जो दिए हुए क्वेश्चन उन्हें देखते हैं। तापमान को सेल्सियस में बदलना है, 300 केल्विन, 573 केल्विन। इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है तापमान इन केल्विन, तापमान इन सेल्सियस प्लस में 273। ये जो सूत्र है इसको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो तापमान होता है, जैसे हम वजन होता है तो हम किलो में भी नाप सकते हैं, पाउंड में भी नाप सकते हैं। ऐसे ही जैसे दूरी होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कई इकाई होती है मापने की, ऐसे ही तापमान की भी 3 इकाई जो मुख्यतः होती है प्रयोग की जाती है। एक होती है केल्विन, एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर कभी सुना हो कि हमें तो 1 से 1 बुखार हो गया, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान बताया जाता है, जो मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। और जो हमारे बॉडी का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस आमतौर पे बताया जाता है। वो डिग्री सेल्सियस पैमाना हमने इस्तेमाल किया। और एक ये केल्विन पैमाना है जो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए उन्होंने पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कि जो केल्विन में टेम्परेचर होता है या केल्विन में तापमान होता है वो बराबर होता है, हम सेल्सियस में जितना तापमान है उसमें 273 को जोड़ दें। 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब पूछा क्या था, पूछा था कि 300 केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा। तो 300 यहाँ रख दिया, 300 में से 273 माइनस कर देंगे, 27 बचेगा। ऐसे ही 573 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो 573 में से 273 माइनस कर देंगे, 300 बचेगा। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ये भौतिक अवस्था की मतलब कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये बताना है। 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वो गैस ही होगी। हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबलने लगता, भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो भाप में परिवर्तित हो गया तो 250 डिग्री सेल्सियस भी जो है वो क्वथनांक से तो बहुत ज्यादा ताप है, तो इस पे भी गैसीय अवस्था यानी भाप में ही रहेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो द्रव में भी होता है और गैसीय अवस्था में भी होता है। क्यों होता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन ले जाते हैं तो जो द्रव है
पहले तो वो द्रव के बीच में जो आकर्षण बल है कणों के बीच में, उसको तोड़ के वो गैसीय अवस्था में बदलता है। जो गुप्त ऊष्मा होती है उसमें ऊष्मा लगती है, इसलिए सेम टेम्परेचर पे दोनों ही रहते हैं, द्रव भी रहता है गैस भी रहता है। उसके बाद हम तापमान बढ़ता है तब गैस में रहता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों पॉसिबल है, द्रव अवस्था भी और गैसीय अवस्था भी। ऐसे ही जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उस पे ठोस अवस्था भी है पॉसिबल, और द्रव अवस्था भी पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे भी प्रसुप्त ऊष्मा यूज होती है। जो ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उन्हें तोड़ते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, उसके बाद वो द्रव में बदलता है। तो दो तापमान ऐसे जिसमें दो अवस्थाएं एक साथ मौजूद होगी। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल द्रव में भी होगा और ठोस में भी होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव में है और गैस में है, ऐसा दो है। अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? अभी वही जो हम ऊपर बात कर रहे थे उसी के बारे में पूछ रहा है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, जो कि दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाष्पीकरण के लिए जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो पानी के लिए तब है। तो वही है कि जो अगर हम तापमान स्थिर रखने पे जो हम ऊष्मा देते जा रहे हैं वो उसमें इस्तेमाल हो रही है कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में, ताकि एक फेज से दूसरे फेज में, यानी कि अगर ठोस में है तो द्रव में बदल पाए, और अगर द्रव अवस्था में है तो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो पाए पदार्थ का, तो वो जो ऊष्मा यूज होती है उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चौथा प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो दाब बढ़ाकर और तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन को संपीड़ित करने तथा दाब को कम रखने दाब को कम करने पर पदार्थ के कण पास आ जाते हैं और गैस द्रव में बदल जाती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखिए इसमें ये है गैस, दूर दूर है ना इनके कण, ये है द्रव का, यह ठोस का बहुत पास पास कण है। तो हमने जब पिस्टन से दबाव लगाया तो इसके कण पास पास आ गए, तो जो गैस है वो द्रव में बदल गया। जब ये इस क्वेश्चन के लिए केवल इतना ही डायग्राम हमको बनाना है पेपर में अगर पूछे तो। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो ये पेज नंबर 11 में जो दिए हुए, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? ये देखते हैं। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी यानी आर्द्रता कम होती है, यानी कि वायु में नमी का मतलब वायु में जो जल वाष्प है वो कम है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है, तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अर्थात कूलर के अंदर की ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। वाष्पीकरण से क्या होता है कि अपने आसपास के जो वातावरण की ऊष्मा है वो ले जाते हैं, तो इसलिए वो वहां की ऊर्जा कम हो जाती है, वो ठंडक प्रदान करती है। दूसरा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इसका कारण भी वाष्पीकरण से ही रिलेटेड है। तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं। मिट्टी का जो घड़ा देखा ही होगा उसमें थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, उससे पानी रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण होता रहता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि घड़े और जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए मटके का जल ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण की वजह से, जो रिसने की वजह से वाष्पीकरण हो रहा है उस जल का, वो जल जाता तो है वाष्पीकृत होके, साथ में जो घड़े में जल मौजूद है अंदर उसकी ऊष्मा भी ले जाता है, उसकी ऊष्मा ले जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो अपने आप वो ठंडा होता रहता है।
यह एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वो वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? इसमें भी वाष्पीकरण का ही कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए अब जैसे प्लेट है, प्लेट में जो सतह है वो ज्यादा है, ऊपरी सतह प्लेट चौड़ी होती है ना, और कप में ऊपरी सतह थोड़े सा तो होता है, तो कप में ऊपरी सतह कम है, यानी वाष्पीकरण कप में कम होगा और प्लेट से वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसीलिए प्लेट में डाली हुई चाहे गर्म डालो चाय, चाहे गर्म डालो दूध, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसी के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसी पार्ट के जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, बाकी फीडबैक दें जो भी हम इम्प्रूव कर सकें अपने आप में। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा।